नमस्कार। आप लोगों से आज मेरी प्रथम मुलाकात है। मैं राजकुमारी सिंह यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। साहित्य की चर्चा भी हम लोग करेंगे। मालूम ही है कि साहित्य मेरा विषय रहा है और मुख्य बात यह है कि साहित्य की चर्चा करते समय बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसके पृष्ठभूमि में या उसके भावभूमि में भी जाना पड़ता है। मेरा शुरू से ये मंतव्य रहा है कि अगर साहित्य हम पढ़ते हैं तो हमें रसों का ज्ञान होना चाहिए। जितने साहित्य में रस होते हैं वो कोई अकारण नहीं होते हैं। तो आज हम लोगों का विषय होगा घनानंद, इसलिए कि मैं रीति काव्य का मैंने अध्ययन किया और मुझे ये लगा कि रीति काल के रीतिबद्ध या रीति मुक्त जितने कवि हुए वो घनानंद उनमें श्रेष्ठ है। आप पूछेंगे कि घनानंद कैसे श्रेष्ठ है, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन घनानंद के व्यक्तित्व के बारे में और कृतित्व के बारे में अगर हम थोड़ा जान लें तो घनानंद को समझने में आसानी होगी। मुख्य बात तो ये है कि मान्यताओं हमारे मुख्य बात क्या कहूँ, कह सकते हैं कि हम लोगों का हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि जितने भी नामी गिरामी हमारे कवि, साहित्यकार और जो भक्ति काल के स्वर्णिम युग में जो भी हमारे लेखक रहे हैं आदरणीय वरेण्य, उन लोगों का कोई भी जीवन वृत्त हमारे सामने नहीं है। हम लोग अनुमान पर आधारित होकर ही हम आलोचक उनका निष्कर्ष निकालते हैं। उन लोग की जीवन बहुत संक्षिप्त है और सांकेतिक रूप में ही मिलता है उनका जीवन वृत्त। तो उसी तरह घनानंद मेरे जो प्रिय कवि हैं घनानंद, और मैंने इन पर शोध भी किया था और शोध करने के दौरान बहुत सारी बातों की ऐसी जानकारी हुई कि मुझे लगता है कि अगर आपको मध्यकालीन युग में जाना है, मध्यकालीन युग को समझना है, तो आपको घनानंद को भी समझना जरूरी है। क्योंकि घनानंद का ऐसे कवि रहे हैं जो कि उन्होंने घन आनंद, आनंद की जहाँ वर्षा होती हो, इस तरह के कवि रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि घनानंद का प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जबकि हमारा साहित्य बहुत नीचे जा चुका था, बहुत नीचे। उस समय केवल सुरा और सुंदरी ही रह गए थे साहित्य में। जितने भी कवि थे वो राजाश्रित हो गए थे और राजाओं को खुश करने के लिए कहा जाए अगर, तो वो राजाओं के खुश करने के लिए ही काव्य पाठ करते थे, रचनाएं करते थे। और चूँकि राजा वो अय्याशी, राजाओं की अय्याशी होती है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि आदिकाल के बाद ही मध्यकाल आया। तो मध्यकाल में जो भक्ति काल के बाद का जो युग रहा है वो केवल रीति से संबंधित रहा है। रीति ग्रंथ, नायक नायिका भेद, श्रृंगार वर्णन, नक्सिक श्रृंगार, इन्हीं सबों पर आधारित रहा। अलंकार, छंद, रस, यही इन्हीं सबों पर। और उसी को लेके ये कवि अपने आका दाताओं को खुश करते थे और उनसे जितना संभव हो सकता था सुख सुविधा प्राप्त करते थे। उसी मध्यकाल में एक धारा और चली जो कि रीति मुक्त धारा थी। ऐसे कवि ये परवाह नहीं किए कि उनके आका उनसे खुश होंगे या ना खुश रहेंगे। उन्होंने केवल स्वतः सुखाए, जो भी लिखा स्वतः सुखाए लिखा और स्वानुभूति परक लिखा। तो इसीलिए घनानंद की तरफ मेरा ज़्यादा आकर्षण रहा, क्योंकि अगर कहा जाए कि रीति मुक्त जो भी कवि रहे हैं वो उनमें घनानंद श्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ही नहीं सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि रीति मुक्त कवि में देव हुए या बोधा हुए, वो लोग इस तरह के, उन लोगों की अभिव्यक्ति ऐसी नहीं है। जब व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है तो उसकी अभिव्यक्ति में जो स्वाभाविकता होती है वो और कवियों में नहीं है। तो घनानंद ने केवल कविता लिखी ही नहीं, कविता को जिया है उन्होंने। हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य केवल पढ़ने से हमारा ऊपरी ज्ञान होगा, उसके जब तक हम साहित्य में घुसेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। तो पहले घनानंद के व्यक्तित्व की कुछ चर्चा हो जाए। घनानंद का जन्म संवत 1736 में हुआ था, जबकि रीति काल का आरंभ हुआ था उस समय, और उनकी मृत्यु हुई थी संवत 1796 में। इतना ही उनका काल रहा है, कालखंड घनानंद का रहा है। उस कालखंड में घनानंद के जन्म के बाद घनानंद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ही। उनकी शिक्षा दीक्षा जो हुई वो फारसी से शुरुआत हुई, फारसी भाषा से, और
चूँकि वो विलक्षण प्रतिभा के स्वामी थे तो उन्होंने बहुत जल्दी फारसी में दक्षता हासिल कर ली, और यही कारण रहा कि वो दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीले जो मुस्लिम वंशज थे उनके साहब में मीर मुंशी हो गए, और फिर वो इतने करीब हो गए उनके कि मीर मुंशी से आका कलम, जो आज के समय में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी जिसको, वो बन गए। तो स्वाभाविक है कि और दरबारियों को उनसे ये मतलब प्रतिस्पर्धा होने लगी, उनको जलन होने लगी, और यही कारण रहा कि वो घनानंद की शिकायत भी बादशाह से करने लगे। तो बादशाह चूँकि घनानंद के योग्यता से तो प्रभावित थे ही, लेकिन उनकी शिकायतों को भी सच नहीं मान के, और उन्होंने अपने जो उनके मताहत थे उनको खुश करने के लिए घनानंद को बुलाया और उनको गाने के लिए कहा, क्योंकि घनानंद अच्छे गायक भी थे। तो शायद इसके पहले एक परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं कहना भूल गई थी कि घनानंद जब वीर मुंशी थे तो मोहम्मद शाह के रंगीले के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी थी जो कि अनित सुंदरी थी, और घनानंद उससे प्रेम करने लगे थे। और यही कारण रहा कि जब सुजान ने उनको गाने के लिए कहा, बादशाह की बातों को तो वो नहीं माने, क्योंकि कवि या लेखक अपने मन का होता है, उसको जब इच्छा होगी तभी वो रचना रच सकता है। घनानंद को समझने के लिए घनानंद की 4 पंक्तियाँ ही पर्याप्त हैं। उनका जो है कवि की प्रशस्ति कहिए, या घनानंद का परिचय कहिए, या घनानंद का व्यक्तित्व कहिए, जो भी है इसी 4 पंक्तियों में समाहित हो गया है। और उस पंक्तियों के अर्थ को जब आप समझ लेंगे तो आप घनानंद को भी समझ सकेंगे। ने ही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर तानी के रूप बखाने, योग वियोग की रीति में कोविद, योग वियोग की नीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भिंगो हिए, चाह के रंग में भिंगो हिए, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सौघन जी के का कवित्व बखाने, सौघन जी को कवित्व बखाने। अभी तो एक है कि ने ही महा, ने यानी कि स्नेह, ने कैसा, प्रेम कैसा, महा, जिस शब्द में महा लग जाता है वो तो विस्तृत हो जाता है, बहुत विस्तृत, महाराज, महाआदरणीय, जो भी है, तो महा शब्द लग के उस शब्द की महानता को बढ़ा देता है। तो घनानंद के वचनानुसार, कथनानुसार कहिए, उनके भावना अनुसार जो नेही महा है, जो महान प्रेमी है, और ब्रज भाषा प्रवीण, घनानंद, चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि ब्रज भाषा भाषी कवि थे, तो ब्रज भाषा से, अपनी भाषा से लगाव होना स्वाभाविक है, और ब्रज भाषा बहुत ही मधुर और सरस भाषा कही जाती है। तो भाषा प्रवीण, जो ब्रज भाषा को भली भांति समझ सकता है, उसके माधुर्य को समझ सके, सुंदरतानी के रूप बखाने, सुंदरता के रूप की व्याख्या। अब सुंदरता के रूप क्या थे, मैंने पहले भी बताया कि रीति काल में सुंदरता केवल नारी के ऊपरी मन तक सिमट गई थी, नक्सिक वर्णन था, या संयोग वियोग, हर चीज़ में सुंदरता रहती थी। नारी के वस्त्र का उतार के उसके ऊपरी वर्णन किया जाता था, लेकिन उसके अंतर मन के हृदय के परतों को किसी ने झांकने की कोशिश नहीं की, स्थूल प्रेम पर सिमट गए थे। तो सुंदरता का केवल स्थूल रूप ही नहीं होता है, सुंदर, घनानंद कहते हैं कि वो तो ऐसे सौंदर्य के ज्ञाता थे जो कि सौंदर्य के हर रूपों को, सौंदर्य के बहुत सारे रूप होते हैं, भेद होते हैं, तो वो सौंदर्य के सारे भेदों को बाखूबी समझते थे। और योग वियोग की रीति इसमें कोविद, और संयोग और वियोग, दो जो कलाएं हैं, संयोग और वियोग, नायक नायिका की विशेष मन स्थिति होती है, तो वो दोनों के जानकार थे। और आगे कहते हैं भावन भेद स्वरूप को ठाने, उनका स्वरूप जो था भावना का था, भावनाओं को व्यक्त करते थे, अभिव्यक्ति देते थे, कि उनके स्वरूप को नहीं, भाषा को नहीं, उन्होंने भाषा पर कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भावनाओं को केंद्र में रखा। इसी कारण उनकी कविता को कहा जाता है कि घनानंद प्रेम पीर के कवि हैं। और चाह के रंग में भिजो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने, चाह के रंग में जो चाहना है, जो प्रेम है, उसके रंग में वो इस कदर भींग गए हैं, इनकी चाहना इतनी प्रबल है, इतनी महान है कि वो
उनको विरह और मिलन दोनों ही स्थितियों में मन को शांति नहीं है। विरह में शांति नहीं है कि प्रिय दूर है, और मिलन में शांति नहीं है क्योंकि उन्हें प्रेम के रंग में इतने रंगे हुए हैं कि वो उनको आशंका, उनको ये आशंका उनको कष्ट पहुंचा रही है कि प्रिय तो फिर चला जाएगा दूर, तब क्या होगा। तो इस दोनों परिस्थितियों में विरह और मिलन के में जो इनके प्रिय को, इनके आत्मा को शांति नहीं मिलती है। विरह और मिलन दोनों उनके लिए बराबर है। जबकि आप देखेंगे कि जितने भी कवियों ने वर्णन किया है विरह और मिलन का, तो वो विरह में तो विरह का ठीक है, प्रकृति भी उनके प्रतिकूल है, सब कुछ है, लेकिन मिलन में वो सब भूल जाते हैं, केवल एक स्थूल प्रेम को ही मान्यता देते हैं। घनानंद के साथ ये बात नहीं थी। वो तो विरह में भी और मिलन में भी बेचैन रहते थे, उनको शांति नहीं थी मन की। और भाषा प्रवीण सुछंद रहा। पहले भी मैंने कहा है कि घनानंद रीतिबद्ध नहीं थे, सुछंद कवि थे, जो कि आपके छायावाद में आते आते स्वच्छंद शब्द बन गया था, तो सुछंद कवि थे। और जो भाषा में प्रवीण रहे, जो भाषा का जानकार रहे, तो उसको अभिव्यक्ति की कठिनाई नहीं होती है। भाषा तो उसको वशवर्तनी हो जाती है, भाषा उसके वश में रहती है। तो इसीलिए जो भाषा का जानकार हो, और जो वियोग और मिलन के मर्म को भरी भांति समझता हो, और जो सुछंद कवि है, वही घनानंद की कविताओं को समझ सकता है। एक घड़ी न कहीं कल्पइयो, कहाँ लो प्राणन को कल्पइयो, आए यही विचार सखी, चली सौतन के गृह जइयो, मान घटे तो कहाँ घटियो, जो प्राण प्यारे को देखा न पइयो। यानी कल्पइयो, तो कल मतलब होता है सुकून। एक घड़ी न कहीं कल्पइयो, एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। और यही देखिए यम का, कहाँ लो प्राणन को कल्पइयो, कहाँ तक हम अपने प्राणों को तरसाएं। मुझे एक घड़ी के लिए सुकून नहीं है, तो प्राणों को हम कब तक तरसाते रहें। और क्यों आए यही जी में विचार सखी है, मतलब सखी संबोधन कि मेरे दिल में यही विचार आ रहा है कि चलो सौतन के यहाँ ही है ना मेरा प्रिय है, तो चली सौतन के गृह जई हो। प्रेम में इतने ज़्यादा मतलब सामंजस्य, एडजस्टमेंट जो कहेंगे कि तैयार है कि चलो हम सौतन के घर ही चले जाते हैं। क्या हुआ, और मान घटे तो कहाँ घटियो। अब प्रेम में मान समान क्या है, प्रेम में तो मान कुछ नहीं होता है। तो मेरा मान घटेगा तो क्या हुआ, घटे, लेकिन हम अपने प्रिय को देख तो पाएंगे। ऐसी मार्मिक व्यंजना कहाँ मिलेगी। मान घटे तो कहाँ घटियो, जो प्राण प्यारे को देखन पइयो। कहा जाता है कि मनुष्य की सीरत और सूरत दोनों दो चीज़ है, और कोई सीरत अगर अच्छी है तो सूरत पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और लेकिन यहाँ पर तो है कि काली कोकिला को अच्छा माना जाता है, कोयल की कूक, लेकिन जब विरह में वही दग्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति दुखी है, तो वहाँ पर इनको लग रहा है कि मेरा प्रिय नहीं है और कोयल गा रही है, तो काली कोयल, यानी कोयल तुम केवल काली ही नहीं हो, क्रूर भी हो, तुम्हारी सूरत ही नहीं सीरत भी खराब है। काली कोकिला कहाँ की बैर, कब की तुम बैर सधारी हो, काढ़ रही हो, मुझे खोद के निकाल रही हो। काली कोकिला कहाँ की बैर काढ़ती रहे।